पाकिस्तान की कम्युनिटी जो है वो सिर्फ एक नटवर लाल को जानती है और वो है भारत का नटवर लाल। अब ज़हीरुद्दीन बाबर कौन सा पाकिस्तानी नटवर लाल लेके आया, किसको अरेस्ट किया आपने, क्या कहानी है, ये था कौन पाकिस्तानी नटवर लाल? चोरियां भी करता था, तवाइफों को भी लूटा और बड़े बड़े सौदागरों को भी लूटा। ताजमहल की बोली लगा दी, लाल किला दिल्ली बेच दिया, पार्लियामेंट हाउस बेच दिया, इंडिया का प्रेसिडेंट हाउस बेच दिया। दौलत भी थी, पढ़ाना भी चाहता था, लेकिन क्या खेल खेल रहा है। सिर्फ 14 साल की उम्र में पूरी जिंदगी में इसने वेपन की शक्ल तक नहीं देखी। रेस कोर्स के इलाका में सीएम पंजाब परवेज इलाही साहब, उनके साथ फ्रॉड हो गया। पंजाब के सीएम उस वक्त के चौधरी परवेज इलाही को लूटा। पाकिस्तानी नटवर लाल ने रखचंद राय उस घर तक पहुंच गए जहां पे वो क़याम पजीर था। अच्छा, यानी अवारी में बैठ के खाने खिलाता था, लोगों को वहीं बुलाता था, अपने दोस्त बनाता था इंप्रेशन डालने के लिए, और रहता वहादत कॉलोनी की कच्ची आबादी में था। वो गोया खातून नहीं, हूर ही थी, जो चलती हुई आ रही थी खरामा खरामा और मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी, और मैं परेशान हुआ जा रहा था। मुझ तक पहुंची नहीं थी कि मेरे माथे पे पसीना आ चुका था। उनकी ज़ौजाए मोहतरमा थी। अच्छा, शादी कर रखी थी और वो इंतहाई खूबसूरत लड़की से। वो माशाल्लाह माशाल्लाह। भारतीय ठग नटवर लाल के बाद पाकिस्तानी नटवर लाल भी मंजर-ए-आम पर आ गया है। भारतीय नटवर लाल ने ताजमहल और शाही किले की बोलियां लगाई और उनको बेच दिया, जबकि पाकिस्तानी नटवर लाल ने किस तरह पंजाब पुलिस को बेवकूफ बनाया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सीआईए ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर आवान साहब। अच्छा ज़हीर साहब, भारतीय नटवर लाल के तो बहुत किस्से हैं, बहुत कहानियां हैं, बहुत से जराइम की दास्तानें हैं, और आज तक पाकिस्तान की कम्युनिटी जो है वो सिर्फ एक नटवर लाल को जानती है और वो है भारत का नटवर लाल। अब ज़हीरुद्दीन बाबर कौन सा पाकिस्तानी नटवर लाल लेके आया, किसको अरेस्ट किया आपने, क्या कहानी है, ये था कौन पाकिस्तानी नटवर लाल? नटवर लाल के बारे में लोग जानते हैं। नटवर लाल क्या करता था? लोगों को लूटता था। इब्तदाई तौर पे चोरियां भी करता था, तवाइफों को भी लूटा और बड़े बड़े सौदागरों को भी लूटा। उसने तो ताजमहल की बोली लगा दी। ताजमहल की बोली लगा दी, लाल किला दिल्ली बेच दिया, पार्लियामेंट हाउस बेच दिया, इंडिया का प्रेसिडेंट हाउस बेच दिया। हाँ, ये 1912 में पैदा हुआ था। हाँ, बिहार में, ठीक है, पटना। ठीक है जी। बाप स्टेशन मास्टर था, हाँ, जिम्मेदार था, दौलत भी थी, पढ़ाना भी चाहता था, लेकिन मिस्टर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ये पढ़ना नहीं चाहते थे। जो नटवर लाल का असल नाम था। ये नटवर लाल का असल नाम, नटवर लाल की कहानी ही डिफरेंट है। अभी हम पहले इंडियन को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी लेके आएंगे? पाकिस्तान नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जहां जहां पाकिस्तानी नटवर लाल की जरूरत महसूस हुई वहां वहां वो वाकयात को हम इसमें शामिल करते चले। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। ये मिथिलेश कुमार, नॉट नटवर लाल। नटवर लाल एक शख्सियत ही डिफरेंट है। मिथिलेश बचपन में एट द एज ऑफ 14 और आप कह सकते हैं 13 साल की उम्र में चेस, शतरंज का माहिर। अच्छा, क्या खेल खेल रहा है। सिर्फ 14 साल की उम्र में। सिर्फ 14 साल की उम्र में। फुटबॉलर तो था ही, जो फील्ड में गेम्स होती हैं वो तो खेलता था। बिल्कुल सही है। लेकिन महारत किसमें थी? शतरंज में। चालें चलनी जानता था। बाप इसे एक बड़ा वकील बनाना चाहता था। जो स्टेशन मास्टर था, जाहिर है मेरा बेटा वकील बन जाए। सरकारी मुलाजिम बनाना चाहता था। ठीक है। लेकिन बेटे के ख्वाब ही कुछ डिफरेंट थे। कुछ लोग सोते में ख्वाब देखते हैं दौलतमंद बनने के, और ये जो मिथिलेश कुमार हैं उर्फ नटवर लाल, एम्पायर्स बनाने के, करोड़पति बनने के। किस जमाने में? वो 1900 की दहाई में। क्या बनने के? करोड़पति। बिल्कुल सही है। ये वो साहब है जिन्होंने टाटा, बिरला, इन लोगों को भी लूटा हुआ है। अच्छा, बड़े बड़े सनतकार, इंडस्ट्रियलिस्ट। फिर वो एक बड़ा मशहूर हुआ है टाटा बिरला के अलावा, वो क्या नाम था उसका, भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, उनको भी लूटा। तो क्या ये भारतीय नटवर लाल गन पॉइंट पे लूटता था? ना, पूरी जिंदगी में इसने वेपन की शक्ल तक नहीं देखी। शोभराज हुआ ना, लोग उसके बारे में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, बहुत बड़ा, मतलब जिसको कहते हैं ठग। हाँ, लेकिन वेपन्स उसकी लाइफ में थे। ठीक है। नटवर लाल इनफैक्ट मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव
वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करता था। चले मैं वो टाटा बिरला का भी आपको बता दूं और फिर आपको पाकिस्तानी टाटा बिरला का भी बता देते। ओके, ठीक है। टाटा बिरला को इसने लूटा भारती नटवरलाल ने। भारती नटवरलाल ने। कैसे? इसने एक एनजीओ बनाई और उस एनजीओ के प्लेटफॉर्म पे इसने उनसे चंदा ले लिया। ठीक है। और उन्हें कानों कान खबर तक ना हुई कि ये जो बच्चों की समाज सेवा का इंस्टीट्यूशन, जो एक अदारा कायम है, ये है ही नहीं। और उन्होंने चेक्स जारी कर दिया। मैं ऐसे जो पुरानी नारकली था, तो रेस कोर्स के इलाका में सीएम पंजाब, उनके साथ फ्रॉड हो गया। परवेज इलाही साहब। सिर्फ पंजाब वजीर आला नहीं, उन्होंने इस्लामाबाद में कई मिनिस्टर्स को भी इसी तरह से लूट लिया, केपी में भी जाके लूट लिया, सिंध में भी लूट लिया। पाकिस्तानी नटवरलाल ने पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को लूटा जी, फिर उसके बाद सनतकारों को लूटा जी, और फिर सबसे बड़ी बात कि पंजाब के सीएम उस वक्त के चौधरी परवेज इलाही को लूट लिया। अब मैं क्या हूं, एसएचओ पुरानी हम लोग वो कहते हैं वो उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ठीक है। पाकिस्तान का नटवरलाल। आपको एक वाकया सुना देता हूं, हाँ। ताकि इतना टफ वक्त नहीं होता हमारे पास। ये साहब बहादुर एक बारिश मौलाना साहब, जो कि किसी मस्जिद के कारी नहीं थे, किसी मस्जिद के मौलाना नहीं थे, हुलिया उन्होंने मुसलमानों वाला बनाया हुआ था, उनको इन्होंने अपना असिस्टेंट रख लिया। किसी 200-400 रुपए पे किसी शरीफ आदमी को, बारिश बुजुर्ग को, हाँ, अपना असिस्टेंट रख लिया। ओके। पाकिस्तानी नटवरलाल ने, पाकिस्तानी नटवर 200-400 रुपए की, बिल्कुल सही है। 200-400 रुपए दिहाड़ी, बिल्कुल सही है। और चले गए सीएम हाउस। हिम्मत, जुर्रत, कॉन्फिडेंस। और वहां जाके कहा कि जी मैं सेक्रेटरी हूं, मुंतजिम हूं यूसुफ यूहना के मदरसे की तामीरात का, यानी मोहम्मद यूसुफ के जो मदरसे बन रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, मैं उसका मुंतजम आला हूं। और ये आगे ये मेरे असिस्टेंट। और उस वक्त यूसुफ यूहना ने नए कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में, नए कन्वर्ट भी हुए थे और उधर जीत जात के भी वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ रहे थे। और हाँ, बिल्कुल सही है। और उसके बाद उनका ये प्लान था कि पाकिस्तान में कोई मदरसा वगैरह ओपन करना है। ये था ही नहीं। अच्छा, ये था ही नहीं, ये इसने बना दिया कि मोहम्मद यूसुफ जो मुसलमान हुआ है, हाँ, उसने मदरसा बनाना है, तो उसके लिए चंदा, मैं सेक्रेटरी हूँ उस तंजीम का। अच्छा, मुंतजिम, नॉट सेक्रेटरी। अच्छा, मुंतजिम। मैं उस तंजीम का मुंतजिम हूँ। ठीक है। छोटे स्टेशन पे नहीं खड़ा हुआ। ठीक है। और वो जाके 7 क्लब बाकायदा एंट्री करवाता है, बाकायदा आईडी कार्ड की एंट्री करवाता है, बड़े ही इत्तमाद के साथ जाता है और 10 लाख रुपए की डोनेशन ले लेता है। उसकी मुलाकात हो जाती है परवेज इलाही साहब से। जी, परवेज इलाही साहब से मुलाकात ना भी हो, उन्होंने इशारा ही करना है, स्टाफ उन्होंने इशारा ही करना है। मतलब वहाँ पे एक बड़ा हॉल जहाँ पे मुलाकाती हजरात और सारे, ये जाता है वहाँ पे बताता है कि जी ये ऐसे ऐसे है, और वो कहते हैं कि जी इनको 10 लाख रुपया सैंक्शन कर दो। और जस्ट बिकॉज ऑफ मोहम्मद यूसुफ क्रिकेटर। हाँ, बिल्कुल सही है। 10 लाख रुपया मिल गया। हाँ। और 10 लाख रुपया हजम भी हो गया। कभी खबर ना होती, कभी इसकी जांच पड़ताल ना होती। हुई कैसे? इत्तफाकन एयरपोर्ट पे रिसीव करने चले गए मोहम्मद यूसुफ को क्रिकेट टीम को। हाँ, क्योंकि वो जीत के आ रही थी, तो ठीक है। और वहां पे जस्ट बरसबीले तज़किरा परवेज इलाही साहब ने उसे पूछ लिया कि भाई वो मदरसे की तामीरात आपकी ठीक चल रही हैं? तो उनका जो वापसी रिस्पॉन्स था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो कुछ इस नौयत की थी कि ये क्या सवाल है। हाँ। जब परवेज इलाही साहब हम खामोश हो गए, समझ गए कि रोला है। हाँ। वहीं से वापस आते ही उन्होंने ऊपर हाजिर हो जाओ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। अब वो उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, तो जो उस वक्त के ऑफिसर्स थे, डायरेक्ट हमारे कमांडर्स, उन्होंने बुला लिया। मैंने कहा भाई वज़ीर आला के साथ फ्रॉड हो गया। 24 घंटे हैं। हाँ। 24 घंटे के अंदर अंदर ये बंदा पकड़ना है। हमने वो बंदा पकड़ा। नहीं, आईडी कार्ड उस वक्त ऑनलाइन था सिस्टम? नहीं, आईडी कार्ड वहाँ फोटोकॉपी लगी होती। हाँ, ठीक है। पता मिल गया। लेकिन पता कैसे मिला? ज़रबों तकसीमों से।
शुमाल जनूब मशरक़ मगरब, आरे बाज़ार से शुमाली चौनी से गड़ी चऊ से पिंडी पट्टियाँ से गुज्जर कॉलोनी से रखचंद राय। बिल्कुल सही। ये जिगजैग होते हुए आप पहुंच गए उस तक। हम रखचंद राय उस घर तक पहुंच गए जहां पे वो क़याम पजीर था। ठीक है। और ये कितने अरसे बाद का वाकया है, मतलब मुलाकात कब हुई? ये कोई हार्डली 1 महीना, कोई 40 दिन, हाँ ठीक है। कुछ 1.25 महीने के अंदर अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। पैसे खर्च हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं, प्लॉट्स के एडवांस दिए हुए हैं, बयाने, मकान का एडवांस दिया हुआ है किराए पे, और ये तय है कि शायद ये मकान हम खरीद लेंगे। तनूर इन्वेस्टमेंट की हुई है, बड़ा जबरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट तनूर बनाया हुआ है। चिंगची रिक्शा, बाइक रिक्शा, वो जो जिसको आप वेस्पा कहते हैं, वो, ये सारी चीजें परचेज कर ली हुई हैं। रेड किया, भाग गया, फरार। यहां पे थोड़ी अकल ने काम किया, अल्लाह से दुआ की कि काम औखा है या अल्लाह सौखा कर दे, नहीं दे ज़ाहिर है ऊपर से ऑर्डर आए हैं तो वो तो बर्दाश्त नहीं वरना महकमा औखा कर देगा। अब सर हम वहाँ से रवाना हो गए, रेड नाकाम हो गया। कहा भाई हुण तो फिर इनू लभना चंगा ही औखा हो जाएगा, किवें लभांगे। खैर जब वहाँ से निकल के बाहर मेन सड़क पे आए तो उस्तादों का दिया हुआ गुर फौरी याद आया। वो क्या गुर था? मैंने कहा फौरी वापस घेरा डालो, कि वो जमा पूंजी लेने आएगा। मैंने कहा फौरी वापस घेरा डालो। उन्होंने कहा जी हुण कित्थे? मैं कहा जनाब वापस घेरा पाओ। फौरी तौर पे उसको गार्डन ऑफ किया, और अब वो जो पहले गलती की थी कि बैक साइड कवर नहीं की थी, वो भी कवर अब बैक साइड भी कवर की। अल्हम्दुलिल्लाह साहब मौसूफ वहाँ अपनी साजो सामान जो ज़रूरी थे वो समेट रहे थे, और कुछ पैसे और बैग शैग उन्होंने वो बना के अब वहाँ से रफू चक्कर होना था। पहले तो ऐसे निकल गए ना, दीवार फलांगी और निकल गए। तो वो उस्ताद ने कहा था कि एक फेरा जरूर वजदा है, जो बंदा तैयारी नाल नहीं गया थे, और उसकी तैयारी होती नहीं है जिसको पता ना हो, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। बिल्कुल सही है कि ऐसा कुछ हो सकता है। बाहर कैफ बज़मी साहब मुख्तसरन ये कि उसका रिक्शा बेचा, उसका तनूर बेचा, जो प्लॉट्स के एडवांसेस थे वो वापस हुए। इसके बावजूद तमाम तर पैसा इकट्ठा करने के बावजूद 1.25 लाख रुपए की रकम कम पड़ गई। अच्छा, यानी 10 लाख पूरे नहीं हुए। 10 लाख आपने रिकवरी करके ज़ाहिर देना, 10 लाख पूरा करना है। हमारे एक दोस्त हैं शेख अब्दुल कय्यूम, वो अक्सर बेशतर हमारे मतलब अव्वल के दोस्त हैं। वो अक्सर बेशतर हमारी इन मामलात में मदद किया करते हैं। जब कभी हम कहीं मुश्किल में फंस जाते थे, आज भी, तो वो हरावल दस्ते में होते हैं मददगारों में। तो हमने उनसे कहा कि शेख साहब फंस गए, पैसे पूरे करने हैं। तो वो 1.25 लाख रुपए की खतीर रकम आज तक भी हम पे उधार है। हमने वो शेख साहब से बोरो की और 10 लाख रुपया नकद, वो तस्वीर में अक्सर देखता हूँ जिस तस्वीर में मुझे इनाम मिल रहा है, यानी आपने वो पैसे 10 लाख बिल्कुल पूरे करके और दे दिए वजीर आला। वो वजीर आला हाउस जमा हो गए। बिल्कुल सही। कि जी आपके पैसे आ गए। अब ये चूंकि पैसे इसलिए वापस आ गए क्योंकि वो वजीर आला के थे, वजीर आला के पैसे थे, और फिर हमारे पास केस था। अरे छड़िया नहीं किसी केस तो पुलिस के पास बहुत से आते नहीं सर, लेकिन ये वजीर आला के थे। आप इसको अपने तौर पे चेक कीजिए। अल्लाह के फजलो करम से हमारा ये दावा रहा है कि बंदा 7 फुट जमीन के अंदर और फिजा में तहलील ना हो जाए, हमसे बचा नहीं। पुलिस ढूंढ निकालती है तो साढ़े को कदे बचा नहीं। रिकवरियों के मामले में कह रहा हूं मैं, रिकवरीज के मामले में भी हमारे दौर तक तो हमारी मजबूरी हुआ करती थी कि रिकवरी करनी है, भाਵੇਂ प्लाट बेचो तो भाਵੇਂ मकान बेचो। अब देखे ना, अभी उसके पैसे नहीं दिए जिसके शेख अब्दुल कय्यूम के आप लोगों ने लिए थे। वो शेख अब्दुल कय्यूम के तो नहीं दिला। ऐसे लोग थे पुलिस के पास के जो एहसान करते थे। पुलिस के पास नहीं थे, वो दोस्त ऐसे जो हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं। ये था पाकिस्तानी नटवर लाल। इस नटवर लाल ने फिर बताया कि जनाब मैं कहाँ क्या जख्म मार के आया, और वो केपी भी गया था, वहाँ से भी उसने मोहम्मद यूसुफ के नाम पे ये मुआवजा वसूल किया, सिंध से भी किया, और बहुत सी मुख्तदर शख्सियात से मदरसे के हवाले से उसने
ये वसूलियाँ। यानी पाकिस्तानी नटवर लाल ने मोहम्मद यूसुफ को इस्तेमाल किया क्योंकि वो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, और बताया गया, लोगों को बताया कि जनाब वो मदरसा बना रहे हैं, इस्लाम की खिदमत करना चाहते हैं और मैं वहाँ का मुंतजिम हूँ, यानी सब कुछ मैंने करना है, तो आप डोनेशन दें। लोगों ने मोहम्मद यूसुफ के फेस को मोहब्बत में उस क्रिकेटर के इश्क में दे दिया, और उसी इश्क में गिरफ्तार हुए परवेज इलाही साहब, उस वक्त के वजीर आला, और उन्होंने भी 10 लाख दिए जो पुलिस ने रिकवर करके दे दिए। ये पाकिस्तानी नटवर लाल था, और उसमें इनाम मिला। सवा लाख के आज भी मकरूज हैं उसमें। वो मैं जब वो लिफाफा, जो मुझे वो तस्वीर है एक जिसमें मुझे वो दे रहे हैं लिफाफा ना बतौर इनाम, तो वो 10,000 रुपया था उस वक्त का। 10,000 उस वक्त, वो 10,000 रुपया मुझे रिवार्ड मिला था। तो ये 2008 की बात है, तो 1.25 लाख का तो मैं आज भी मकरूज हूँ। ठीक है, लेकिन रिकवरी जो है वो करके रिकवरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या इनके शफात किया उसने? एक केपी का बताया उसने, सिंध का बताया, और उसने इस्लामाबाद की बेशुमार साहिबान इक़्तिदार के बारे में बताया, और ताजर बरादरी की तो इंतहा नहीं। अच्छा, ताजरों का ये होता है वो 10,000 8,000, और वो फिर किसी खाते में भी नहीं आते, वो किसी खाते में भी नहीं आता। तो वो इस नौयत के, ये चूंकि उस वक्त बड़ी रकम थी, 10 लाख 10 लाख रुपया बड़ी रकम थी। अगर कहा जाए तो 1 करोड़ के तो बराबर, मतलब सीएम हाउस के लिए तो तो 60 50 40 रुपए पेट्रोल था। नहीं, वैसे भी सीएम हाउस के लिए बड़ी रकम नहीं थी, नहीं, वो लेकिन एक अलग ये चीज थी है। बड़ी शर्मिंदगी की बात कि कोई एक 7 क्लब से आके 10 लाख रुपए डोनेशन ले जाए। नटवर लाल, मिथिलेश कुमार, हम इसे भी नटवर लाल नहीं कह रहे, ठीक है, इंडियन मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव पटना में अपने फ्रॉड की इब्तिदा कर। और वो फ्रॉड क्या था? पहला फ्रॉड इसकी जिंदगी का, हमसाये थे इनके, सेहाय साहब। सेहाय साहब बच्चा था, और एक जानने वाले का बच्चा था, उसे एक बैंक ड्राफ्ट जमा करवाने के लिए बैंक भिजवा देते हैं। कारोबारी आदमी थे साहे साहब। ये बच्चा जब बैंक जाता है, बैंक का सारा वो तर्ज अमल देखता है, वहाँ का तरीकाकार देखता है, लोगों को चेक कैश करवाते हुए वहाँ वो सारा, तो इसके फौरी तौर पे जो डेवल फिरकी है वो घूमती है। ये वहाँ पे उस चेक को अपनी आंखों में कैच कर लेता है, उस ड्राफ्ट को, सहाय के सिग्नेचर्स। सोचिएगा, अगर ये ज़हीन बच्चा मुल्क व कौम की खिदमत के जज्बे के तहत मुल्क के लिए कुछ करता तो कहाँ पहुँच सकता था, ये भी आगे चल के मैं। लेकिन उसके हिस्से में जलालत लिखी थी, जलील कर गया, जलालत तो लिखी थी। उसने सहाय के किए सिग्नेचर्स, और पहली ही अटेम्प्ट में सिग्नेचर्स कर लिए। अब सहाय साहब के साथ दस्तरस थी, बड़ी करीब आना जाना। उस ज़माने में, ये मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, 1912 में पैदा हुआ है और 14 साल इसकी उम्र है, तो 30 के लगभग, 1930 के लगभग, तो कोई 25 के लगभग की ये बात बता रहा हूँ। तो 1,000 रुपया निकाल लिया उनके बैंक से। अब ज़रा हिसाब लगा लीजिए, 1,000 का मतलब है बैंक ही खाली हो गया। अच्छा, उनके सिग्नेचर करके ले गया, सिग्नेचर्स करके ये। और ये 1,000 इसलिए रखा उसने कि मतलब देखूं तो सही, थोड़ा थोड़ा कि पकड़ा ना जाऊं। 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300। एक दिन साहिब साहब चले गए बैंक के, रोला ये बना है। उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे वो जो आपका ड्राफ्ट लेके आया था वही आता है चेक लेके। बाप को पता चला, बाप ने लगाई टका के फेंटी। यहां से मिथिलेश साहब ने नकल मकानी की, फरार हो गए घर से, यानी घर छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ दिया कुट खा के, कलकत्ता चले गए। अब जब ये कलकत्ता जा रहे हैं तो ये मैट्रिक पास हैं, बल्कि आगे भी निकल चुके हैं। अब ये अंडर क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट है। बिल्कुल सही है, अंडर इंटरमीडिएट है। बाप पढ़ाना चाहता था, ख्वाहिशमंद था कि बेटा पढ़े। और वैसे ये बाद लोगों ने इस पे बात की है कि वो तालीम का उसको शौक नहीं था। मैं तो ये कहूँगा कि उसको तालीम का शौक था, लेकिन वो तालीम को इस्तेमाल दूसरे रास्ते पे करना चाहता था। ज़हीन तो बहुत बड़ा था ना, ज़हीन फतीन। कलकत्ता में जाके एक अजीज़ करीबी था, उसके पास उसका अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम के लिए गया, लेकिन बात नहीं बनी। अब रोटी के लाले पड़ गए, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, रहने को जगह नहीं मिल रही, कमाई है कोई नहीं। घूमते फिरते वहाँ के एक बड़े सेठ के पास चले गए। ठीक है। अब सेठ को जाके तारुफ करवाया कि मैं बहुत बड़ा ट्यूटर हूँ।
ओके, अच्छा। और आपके बच्चे आएंगे फर्स्ट। सेठ ने कोई बात नहीं सुनी, अवलीन सतह पे कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा सेठ साहब बात इस तरह से है कि मैं ये खुफिया तौर पे आपके बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, खुफिया तौर पे, और आप बताइएगा भी नहीं। जहां बच्चे आपके पढ़ते हैं मैं वहां का टीचर हूं। यानी उसी स्कूल का टीचर उसने बताया कि मैं वहीं मैं पढ़ाता उसी हूं। स्कूल का टीचर हूं। पहले और जनाबे वाला उस स्कूल में जाली दस्तावेजात, जाली डिग्रियां शिग्रियां बना के उस स्कूल में टीचर भी लग गया। अच्छा, कागजात इब्तदाई सारे तौर पे 30 रुपए महाना, और बाद डबल ऑफ दैट 30 रुपीज इनकम, और साथ में ट्यूशन। अब ये बात गलत साबित होगी कि तालीम का शौक नहीं था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बीकॉम में, बीकॉम किया, वहीं से एलएलबी की, उसी स्कूल का प्रिंसिपल बना। अच्छा, जिस स्कूल में वो टीचर लगा टीचर था और उसी स्कूल का प्रिंसिपल बन गया, प्रिंसिपल। क्योंकि वो बीकॉम एलएलबी था जी। यानी इसका मतलब है बाप का ख्वाब भी पूरा किया उसने कि लॉ कर लिया। हाँ, लॉ भी कर लिया, बीकॉम भी कर लिया, ताजरों के साथ करीब तरीन मरासम भी हो गए, कॉमर्स की डिग्री आ गई ना। अब ये जो जिनके बच्चों को पढ़ाते थे, मिस्टर मिथिलेश अल मारूफ नटवर लाल ने भी ऐसे शख्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए कदगन लगाई जो कि एक कारोबारी आदमी था, सेठ कारोबारी बन सेठ था, कपड़े का तिजारत करता था। अब इतना करीब आ चुका है उस सेठ के कि अब इसका फैसला है, प्लान है कि अब बड़ा हाथ मार लो। अच्छा सर, ये जो फ्रॉडी होते हैं ना सर, अव्वलीन सतह पे ये इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी रकम इकट्ठी करते हैं, बड़ी रकम दिखा के, आला लिबास दिखा के, बेहतरीन घड़ी दिखा के, अच्छा मोबाइल फोन दिखा के, अच्छी गाड़ी दिखा के लूटते हैं। कंगला किसी को नहीं लूट सकता। हाँ, कंगले को इन्वेस्ट कौन करेगा? कंगले के टाई पास। शाई कोट पैंट ये वो, अच्छा लिबास, अच्छा खाना, अच्छे रेस्टोरेंट। यहां पे मुझे एक वाकया याद आ गया, वो भी पाकिस्तान का है? पाकिस्तान का, वो भी नटवर लाल था। अच्छा, पाकिस्तान का उसका भी यही फ्रॉड का काम। उसका फ्रॉड। अच्छा, ये अब मैं जो चीज़ें मैं आपको अर्ज करता जाऊंगा वो ये सारी की सारी कनेक्ट होती चली जाएंगी। वक्त है ना हमारे पास? हाँ हाँ, बिल्कुल है। वो सारी की सारी कनेक्ट होती जाएंगी नटवर लाल के साथ। एक शख्स, बड़ी मूछें, जबरदस्त किस्म के बाल, खुश लिबास, आला किस्म का परफ्यूम, और बैठक कहाँ है? अवारी, लाहौर। अच्छा। अवारी से नीचे पानी भी नहीं पीना। आप अगर कहीं मुलाकात हो जाए सरे राह, वो अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और आपकी उनसे मुलाकात हो जाती है, वो कहते हैं आ जाएं अवारी। उन्होंने कहा है अवारी आ जाए। हाँ, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है ना। इंप्रेशन उठ के। अच्छा, अब वो इंप्रेशन, मजीद उस इंप्रेशन में मैं ये अब नटवर लाल की जो गुफ्तगू कर रहा हूं, इसमें ये बताना बहुत ज़रूरी है जो हमारे अपने ज़ाती तजुर्बात में गुजरा है। बड़े बड़े लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को, प्राइवेट सेक्रेटरीज को, पर्सनल सेक्रेटरीज को खाने खिला रहे हैं अवारी में। अवारी में उनसे ताल्लुकात बना रहे हैं। ताल्लुकात बना रहे हैं, काम भी को नहीं ले रहे। हाँ, और बता भी रहा कि देखो मैं किस लेवल का बंदा हूँ, क्योंकि काम अवारी कोई में नहीं ले आपको रहे। डेली खाना खिला रहा हूँ। ये देखें कितनी मजे की बात है। हाँ। प्लान देखें, वो कहते हैं कि बड़ी दूर की प्लानिंग है, हाँ। करीब की प्लानिंग नहीं है। यही कुछ नटवर लाल ने किया होगा। यानी ताल्लुकात बनाए ना, पहले इन्वेस्ट ताल्लुकात किया बनाए, इजी दस्तरस। अब अगर फर्ज कीजिए आपसे कोई ये कहे कि मैं तो जनाब मैं सीएम हाउस का बशिंदा हूँ, हाँ, और वहाँ के किसी सेक्रेटरी से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं और आप उससे कोई नाजायज़ काम भी नहीं लेते, आपका उससे कोई ऐसा नाजायज़ मरासम भी नहीं है, आप उसको शाम में रोज़ कॉफ़ी भी पिला देते हैं, आप खाना भी खिला देते हैं, अच्छी आपकी गपशप भी है, बैठ के आप ताश भी खेल लेते हैं। हाँ। तो आप किसी दिन भी सीएम हाउस जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जा सकते हैं, जाहिर है आपका ताल्लुक है वहाँ पे। उन साहब के, अच्छा वो रहता कहाँ था? वो रहता था वादत कॉलोनी के, आपने फ्लैट्स देखे हुए हैं? इनकी बैक साइड पे कच्ची आबादी में। हमारे एक दोस्त का दोस्त था। अच्छा, यानी अवारी में बैठ के खाने खिलाता था, लोगों को वहीं बुलाता था, अपने दोस्त बनाता था, सेक्रेटरी लेवल के लोग वहाँ पे आते थे और ये अवारी में बैठता था इंप्रेशन डालने के लिए। Impression। और रहता वादत कॉलोनी की कच्ची आबादी में था। पीछे कच्ची आबादी में, ओह माय गॉड। 2 कमरे का छोटा सा घर। और फिर उसने मेरी नज़रों के सामने, मेरे देखते देखते
एक छोटी गाड़ी, छोटी से ब्लू बर्ड से मर्सिडीज। अच्छा, मर्सिडीज मैंने उसको आखिरी वक्त में, जब मेरी उससे आखिरी मुलाकातें रही हैं, तो वो मर्सिडीज में था। वहादत कॉलोनी फ्लैट्स की बैक साइड पे रहने वाली कच्ची आबादी का। बिल्कुल सही। और उसका बेसिक बिजनेस क्या था? आपको बड़े लोगों की घर दिखा के, आपको बड़े बड़े दफातर दिखा के, किसी भी काम के एवज आपसे पैसे ऐंठना। ओके, ठीक है। मतलब सेक्रेटरी के पास गए, जाहिर है उसने खाना खाया हुआ है, और ये वहां पे जाएगा, वो चाय भी पिलाएंगे, बिस्किट भी सामने रखेंगे, और आप साथ भी और बैठे फिर हैं, हाँ, वहां साथ बैठ के बैठा आप हुआ, कश भी लगाएंगे, और आपकी फ्रेंकनेस भी होगी, और फिर बाहर निकल के वो उसी काम के पैसे ले लेगा। वो जो साथ में है, उन्होंने कहा गाली को नहीं, ये ठेका तेरा है। और सेक्रेटरी जिसको कह दे, सेक्रेटरीज को कहने की भी जरूरत नहीं है सेक्रेटरी सर। जिसके हाथ में हो, इंप्रेशन तो ये क्या ना ये कि जा रहा है सेक्रेटरी जो हाथ, जी, देखो सेक्रेटरी साहब, अब सेक्रेटरी साहब को यार एस्टे तो देना, वो सेक्रेटरी खुद एस्टे निकाल के क्यों? सामने क्योंकि रखे। वो दोस्त बन चुका है उसका। दोस्त बन चुका है और कोई नाजायज काम भी नहीं है, हाँ, बिल्कुल सही। खाम खा की। और ये अक्सर लोग करते भी हैं, ये अक्सर लोग अभी भी करते हैं, तस्वीर बनवाते हैं अफसरान के साथ। बिल्कुल सही। अपने ड्राइंग रूम्स में भी लगा लेते हैं। और डेली बेसिस हमारे भी एक दोस्त हैं, वो भी बड़े बड़े अफसरों की तस्वीरें रोजाना फेसबुक पे लगा रहे होते हैं। मैं उनको मना भी बगैरा करता हूँ कि यार तुम्हारा कदम लेकिन से, वो शरीफ आदमी, वो इस तरह के काम वो इस तरह के नहीं काम नहीं करता, लेकिन वो पता नहीं खाम खा क्यों खुश होता रहता बिल्कुल है। ऐसे। खैर एनीवे सर, ये जो नटवर लाल है ना सर, ये अब अपने उस जिसके बच्चों को पढ़ा रहा है उसको लूटने का प्लान बनाता है। सेठ को, उसी सेठ को ये कहता है कि जी मेरा एक बम्बे में बहुत बड़ा कपड़े का ताजर है और वो अपना कारोबार वाइंड अप कर रहा है, उसके बाद बेल्स है कपड़े की, और वो बड़े औने पौने दामों वो फरोख्त कर रहा है। जब तक लालची जिंदा है, फ्रॉडिया नहीं मर सकता। बिल्कुल ऐसे। हर फ्रॉड के साथ कहीं ना कहीं बज़मी साहब कहानी लालच की जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे। ये लालच की कहानी पे यहां आगे बढ़ने से पहले लाहौर के एक बेहतरीन नौइयत के नटवर लाल से मुलाकात करवा देते हैं आपको। अच्छा, एक और नटवर लाल है। एक और नटवर लाल इस किस्म के फ्रॉडिये बहुत से हैं। बहुत से हैं। बिल्कुल। मेरी पोस्टिंग है CIA गुलबर्ग, और मेरे DSP हैं, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि उनका एक इसमें मामला आएगा। अच्छा। रिटायर हो चुके हैं। हमारे पास एक केस आता है एक सीनियर अथॉरिटी की तरफ से कि ऐसे ऐसे एक फलां प्रॉपर्टी डीलर है, और उसने, ये डॉक्टर साहब हैं बेचारे, शरीफ आदमी हैं, इनका ये वाक़या है सर, जब गालबन जुल्फ़िकार चीमा वॉज SSP लाहौर। ठीक है। आई गेस, जी हाँ, उन दिनों की बात है, मतलब पुरानी बात है, कोई इतनी नई भी नहीं और इतनी पुरानी भी नहीं है। बिल्कुल सही है। ये कब की बात होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कोई 99 2000। ठीक है, उसी मतलब। हाँ जी सर, वो केस आ गया, 35 लाख रुपए डॉक्टर साहब का खा के लूट लिया। अब हमें वो एड्रेस मिला, उस बंदे का नाम मिला, मैं, मेरी टीम, हम उसके दफ्तर चले गए। अब जब हम उसके दफ्तर गए तो पाँव जलते थे। क्यों, वो अफसर था? नहीं सर, क्या दफ्तर था। अच्छा, आलीशान दफ्तर था। सर क्या दफ्तर था, मतलब छट गलना थी। ऐसा किसी अफसर का दफ्तर भी नहीं होगा। क्या जबरदस्त किस्म का, समझ लिया आप, वो कोई 100 मीटर्स का वो दफ्तर था, 100 मीटर का पूरा फ्लोर, और चमचम कर रहा था। और जबरदस्त किस्म के वो जो क्या वो कैबिनेट्स लगी होती हैं, AC, वो खड़े खड़े AC होते हैं, वो AC, चिल माहौल, चिल्लर्स लगे हुए थे। उफ क्या जबरदस्त। खैर गए, जाके हम उससे मिले, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम समझ रहे थे हमें वो चक्कर नहीं दे सका, लेकिन चक्कर दे भी दिया। हमें वो चक्कर नहीं दे सका, लेकिन चक्कर दे भी दिया। मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई मियाँ, ये 35 लाख रुपए लेने आए हैं फ्रॉडिये। उसने बड़े इधर के पैंतरे, उधर के पैंतरे, इधर की कहानी, उधर की कहानी। मैंने कहा नहीं भाई, ये 35 देने हैं आपने। नहीं तो बिस्मिल्लाह, दफ्तर को ताला लगाओ, चलो हमारे साथ, और चलते हैं। वो बड़ी इज्जत से, बड़े एहतराम से हमारे साथ चल पड़ा। कोई मज़ामत नहीं की, कोई मज़ाक नहीं, बाइज्जत तरीके से आके कुर्सी पे बैठ गया, हमने भी बिठा लिया। हम स्कॉटलैंड यार्ड के स्टाइल में तफ्तीश किया करते थे, अवलीन सतह पे।
अब ये बातें हैं सिर्फ या वैसे? नहीं, जेन्युइनली। मेरे ख्याल में हर पुलिस वाला रिटायर होने के बाद यही नहीं सर, नहीं, बड़ा मारे अब, बड़ा तौबा इस्तगफार, मुझ जैसा तशद्दद कभी किसी ने नहीं किया होगा। मेरा सगा भाई, मेरा सबॉर्डिनेट था, रात को माँ को जाके शिकायत किया करता था कि ये इंसान है, जल्लाद है। मैं खुदा कसम आज के दिन तक माफ़ी मांगता हूँ कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। अच्छा, कारपोरेट क्राइम को आप इस तरह से वाइट कॉलर क्राइम को डील करते नहीं, वाइट कॉलर क्राइम को भी डाकू भी पहले कुर्सी पे बिठाते थे, चाय पिलाते थे, उसे बताते थे कि तुम इंसान हो, बता दो, इज्जत से चाय पिलाएंगे, खाना भी अच्छा खिलाएंगे, वरना फिर पाकिस्तान में नहीं रुकने देंगे। प्यार से बैठे, उनको पूछा, उन्होंने कहा भाई क्या कर लिया? उन्होंने कहा जी वो ऐसे था, लॉस हो गया, फलान हो गया, ये हो गया, इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। हमने कहा अपने एसेट्स लिखवाओ मियाँ, सीधे होके आओ, बताओ हमने ये रिकवर कहाँ से करने हैं? उन्होंने कहा जी कैश तो नहीं है। अब पड़ताल शुरू की, वाकई कैश नहीं है, क्योंकि कैश वो इन्वेस्ट कर चुका था। कैश इन्वेस्टमेंट, टोपियां पहनाता था वो। आपसे लिया 35, अच्छा ये कम से कम इन्वेस्टमेंट थी 35 लाख, किसी का करोड़ था। अच्छा, वहां पे गए तो आपको पता चला कि बहुत से लोगों अभी से नहीं, अभी नहीं, अच्छा। अभी नहीं, यहाँ पे कहानी खुल रही है। हाँ, हम बैठे, हमने कहा अपने एसेट्स बताओ। हाँ, एक हमें दुकान मिल गई एसेट्स में, वो भी डीएचए के कॉर्नर वाली एक दुकान थी, वो कहीं छुपी हुई, किसी ने हमें कान में बता दिया, किसी ने, ना मुद्दई को पता था ना किसी और के इल्म में था, चूंकि हमारा भी उठना बैठना लाहौर शहर से, तो खबर मिल गई इनके पास एक शॉप है जिसके ये मालिक है। कागज, वो तो हमने अवलीन सदा भाई दुकान के कागज ले लिए, दुकान के कागज ले लिए, वो कुछ 14 लाख रुपया रिकवर हो गया। उसके बाद फिर जनाब जो उनके दफातर के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट था, एसेट से जितने भी, वो सारे कन्फिस्केट किए। फिर उनका जो घर था, बज़मी साहब मैं घर क्या बताऊं आपको, आप यकीन कीजिए क्या महल सराय होगा। अच्छा, और घर किस जगह पे वाक़ था? डीएचए। अच्छा, डीएचए में घर उसने बना लिया था, घर और था। ऑफिस भी डीएचए में? किराए पे। अच्छा, किराए पे, ठीक है। दफ्तर भी किराए पे। ओके। सर वो घर जो था ना, मैं मतलब अजीब मुबालगा राई सी लगेगी, बस समझे ऐसे लगता था कि सोने का बना हुआ घर है। क्या बेड, क्या कर्टन्स, क्या वो ब्लाइंड्स, वो मतलब फ्रिज, टीवी, डबल इतने इतने बड़े कद्दे आदम फ्रिजें। खैर वो सारा कुछ कर करा के कैलकुलेट करके, चूंकि यूज्ड चीज़ें थी, हाँ, तो कम में बिकी। तो वो कम में बिकी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे जो थे, जो टास्क था बुनियादी तौर पे, वो तो हो गए पूरे। और वो एक वाहिद आदमी है जिसके पैसे पूरे हुए। 35 लाख, ठीक है। 35 लाख आपने उसकी नटवर लाल पाकिस्तानी की चीज़ें वगैरह बेची, और उसके बाद आपने मुदई को वो पैसे दे दिए, उस सेठ को जिसके वो बच्चे पढ़ाता था। सेठ को जिसके वो बच्चे पढ़ाता ठीक है। था। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ें खुली? सर जो चीज़ें खुली, शाम तक जो गुलबर्ग पुलिस स्टेशन था, उसके सेकंड फ्लोर पे तिल धरने को जगह नहीं थी। इतने लोग कंप्लेंट लेके आ गए, गाड़ियां थी, बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई, और टारगेट कौन लोग थे? बड़े लोग ते, वड्डियां गल्लां, बड़ी बेगमात, बड़ी बेगमात, इन्वेस्टमेंट की हुई है, बच्चा है हमारा, बेटा है। यानी उस नटवर लाल जो पाकिस्तानी था उसके बारे में कह रहे थे ये बच्चा है हमारा। बच्चा है हमारा। बच्चा कैसे कि डूबे हुए हैं सारे। हाँ, कोई 6 माह से डूबा हुआ है, कोई 3 माह से डूबा हुआ है, कोई साल भर से डूबा हुआ है। और आप उसका कमाल देखें, मैं भी मान गया फाइनल स्टेज पे जाके कि वाकई ये कमाल है, कि वाकई उसने इस्तेमाल किया आप लोगों को। उसने एक काम किया ऐसा जो बड़ा काबिल जिक्र है, लेकिन वो मैं थोड़ा आपको आगे चल के बताता हूँ। बज़मी साहब, उसने क्या किया, सारी वो फहरिस्त लिखी हमने, वो 40-45 के करीब वो लोग जितने कंप्लेनेंट थे, वो सबके नाम लिखे। और अब उनको मिल क्या रहा है, उनको मिल क्या रहा है, उनकी रकम में से जो उनको वापसी हो रही है वो क्या हो रही है, वो भी आप सुन के हैरान होंगे कि वो जिसे हमने स्कॉटलैंड यार्ड के स्टाइल में बिठाया, चाय पानी पिला के उसे कहा कि भाई 2 कहाँ से देने हैं। सर उनको बता दूं? बताएं, बिल्कुल बताएं। वो जो भी आता था उसका नाम लिखते थे, उसके आगे उसके पैसे लिखते थे,
और वो हमारे डीएसपी साहब कहते हैं ओए लित्तर ले आओ ए, और उनके सामने उसको लित्तर मारते थे, कहते थे कि यही रिकवरी है, ले आओ लित्तर, लित्तर, और उसको वो उसकी रिकवरी होती थी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब उसको लित्तर पढ़ पढ़ के ना उसकी हालत इतनी गैर हो चुकी थी। आपने वो जो बात की ना कि जी सोफिस्टिकेटेड, वो कितने सोफिस्टिकेटेड रह जाता है, करोड़ों रुपया लोगों का देना है तो नज़र ही कख नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात। एक टके की जगह नज़र नहीं आ रही सर, और बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है और बड़ी रकमें की हुई। अच्छा, अब वो करता क्या था, आपने से इन्वेस्ट किया हुआ 80,000 80 लाख, नॉट हजार, मिनिमम रकम मैं बता रहा हूं, 35 लाख थी मिनिमम, बाकी इससे ऊपर है, ये 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक जानी है। आपने फर्ज कीजिए इन्वेस्ट किया है 80 लाख, आपको फोन आएगा, भाभी जी सलाम अलैकुम, जी बेटे, भाभी जी खुशखबरी, मुबारक हो, आपका 20 लाख पड़ा हुआ है, ले जाइए आके अभी, और री इन्वेस्ट भी होगी, मुबारक हो आपको। ओके, यानी वो जितने पैसे लेता था उसके बाद वो प्रॉफिट शो करता था कॉल करके, और उसके बाद कहता था कि इसको री इन्वेस्ट कर देता हूं, यानी 80 लाख आपने कर दिया भाभी जी, बड़ा जबरदस्त चांस था, समझे आपका 60 है ना, आपके 60 के साथ 60 हो गया, और 60 का 60 मेरे पास इन्वेस्ट हो गया, और अगर ये 20 भी आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये भी समझे डबल ही है। ये बिल्कुल डबल शाह वाला फार्मूला। इस हाथ से 20 लाख रुपया दिया आपको, और इस हाथ से वहीं बैठे बैठे वापस। ऐसे लोग भी मौजूद थे जो अपना 50 लेने के लिए टकरे मार रहे थे, सर पटक रहे थे, कि हमारे चीखें मार रहे थे कि हमारे ओरिजिनल पैसे वापस मिल जाए, और वो हाथ से 50 लेके गए। अच्छा सर, एक हाथ से पैसे देता था, 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए, उसके बाद जो प्रॉफिट है वो भी इन्वेस्टमेंट ने कर लिया, वापस ले लिया। ओके, और लोग वहां पे मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें ओरिजिनल अमाउंट दे दे जो आप पे इन्वेस्ट किए, और वो फिर और पल्ले से देके जा रहे हैं। उन्होंने कहा आप चाह रहे हैं कि मैं आपकी इन्वेस्टमेंट वापस कर दूं, हाँ ठीक है, 50 है ना जी आपकी, हाँ नहीं देखें ज्यादती हो जाएगी, मतलब आपने इन्वेस्ट किया है, और अगर आपको प्रॉफिट ना मिले तो मुझे आपने क्या मतलब कुर्बानी के लिए रखा हुआ है, क्या आप मुझे बकरा ईद पे इस्तेमाल करेंगे? आपका 80 लाख का करोड़ तो हो चुका हुआ है, हाँ, अब तो वो सिर्फ रिटर्न, आज नहीं तो कल प्लाजा बिक रहा है, और पैसे ही पैसे हैं, बिल्कुल आपके सही है, पैसे, बिल्कुल सही है, और वो 50 पल्ले से देके जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये आखिरी जो फ्लोर्स का काम हो रहा है, तो उसके लिए मैंने ये टाइलों का और ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी के ये ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, कर बेल दे रहे हैं, बुलाना ज़रा उसको, राशिद ये कितना था हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाले का, कितने पैसे? उन्होंने कहा सर 50 लाख रुपया इलेक्ट्रिसिटी वाले का है, 1.25 करोड़ रुपया सर टाइल वाले का देना है, तो 50 लाख रुपया उनसे और ले लिया। ओह माय गॉड, यानी ऑफिस में बुला के, ऑफिस दिखा के, लोग भी एम्प्लॉय भी रखे हुए थे जो ट्रेंड थे कि मैं बुलाऊंगा तो ये जवाब देना है। बिल्कुल सही, लूट लिया। हाँ, और एक और उसके पास बहुत बड़ा कुश्ता था। वो कुश्ता क्या था कि अब 3 दिन हो गए इसको हमारे पास लित्तर खाते हुए, और तीसरे दिन मैं बैठा हुआ हूँ अपने ऑफिस में। अच्छा, मेरा जो ऑफिस था वो ऐसे कॉर्नर पे था, बिल्कुल बिल्कुल सही, कि सीढ़ियों से चढ़ के कोई आता हुआ नजर आता था चल के आ रहा है। तो एक खातून आ गई। हाँ, इंसान हूं, मेरे खमीर में भी उसी साहिब का खून है, लज्जत गुनाह में जिसने जन्नत भी हार दी। मेरी कलाबाजी लग गई बज़मी साहब। वो गोया खातून नहीं, हूर ही थी जो चलती हुई आ रही थी खरामा खरामा, और मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी, और मैं परेशान हुआ जा रहा था। अभी तक मुझ तक पहुंची नहीं थी कि मेरे माथे पे पसीना आ चुका था। इतना प्रेशर था या इतना महव हो गए थे आप? महव नहीं हो गया था, मैं ताब नहीं ला रहा था, हुस्न की ताब नहीं ला रहा था। और वहाँ रास्ते में खड़े हुए मैं देख रहा था कि जितने भी बुजुर्गान दीन, हम तो ज़रा थोड़े नौजवान थे, वो जो बुजुर्गान दीन वहाँ राइट लेफ्ट खड़े हुए थे, वो सब के सब वो उनकी ज़ौजाए मोहतरमा थी। अच्छा, शादी कर रखी थी, और वो भी इंतहाई खूबसूरत लड़की से। वो माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने कहा जी वो तो आप जाए, वो सामने दफ्तर है डीएसपी साहब का, वही आपको बताएंगे, हम तो उनके असिस्टेंट हैं, हमें तो जो वो हुक्म देंगे उसके मुताबिक चलेंगे। कुछ ही देर में मुझे एहलकार आया, उसने कहा जी सर बुला रहे हैं,
मैं सर के पास चला गया, उन्होंने कहा देखें ये कुछ खाना वाना लेके आया करेंगी और ये इस तरह से ये वो दाएं बाएं वगैरह वगैरह, और इनकी मुलाकात करवा दें। राइट सर। अब मैंने उनकी मुलाकात करवा दी। मुलाकात के बाद तय ये पाया कि जी मैं वो डीएसपी साहब से कुछ सीक्रेट डिस्कशन करना चाहता हूँ। ठीक है। अब उन्हें वो खातून चली गई खाना वाना खिला के, और उस शख्स की डीएसपी से सीक्रेट मीटिंग हो गई। अब वो जो सीक्रेट मीटिंग हुई, ये है पॉइंट टू बी नोटेड साहब, कि फ्रॉडिया क्या होता है। उन्होंने डीएसपी साहब से कहा कि सर बात इस तरह से है कि आप बहुत ही आला इंसान हैं, आप जैसा पुलिस अफसर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ। बहुत कम कोई देखा है ऐसी शख्सियत, मतलब आप इतने पाए के इंसान हैं कि मैं ये चाह रहा हूं कि कुछ नहीं है मेरे पास, जो कुछ था वो लुट गया, वो बर्बाद हो गया। मैंने बड़े चाव से, हाँ। बड़े ही चाव से, बड़ी मोहब्बत से अपनी, जो मेरा घर है ना लाहौर से बाहर, वहां मैंने एक अपना बेडरूम सजाया था, जो मेरा अपना घर है। बिल्कुल सही है। वो मैं बेच देता, लेकिन वो चूंकि मेरे है ससुराल का, मेरा उस पर दस्तरस नहीं है। रिकवरीज के चक्कर में मैं शायद वो सेल कर देता, और वैसे भी उस पर लोन है। वो पहले घर आ चुका था हमारी किताब में, डॉक्यूमेंट्स में आ गए। बिल्कुल। उन्होंने कहा सर उसके लिए मैंने एक 2.5 टन का ब्रांड न्यू पन्नी पैक सील्ड वो चिल्लर लगाया हुआ है। चिल्लर रखा हुआ है, पैक्ड। ओके। कसूर पैक्ड पड़ा है, पड़ा हुआ, ठीक है। कसूर पड़ा हुआ है। और कसूर कहाँ पड़ा हुआ है? डिप्टी कमिश्नर साहब के घर पड़ा हुआ है। अच्छा। डीसी साहब के। ठीक। और सर एक है करारा बासो। करारा बासो उन दिनों में एक जदीद तरीन टेलीविजन आया था, उन दिनों में जदीद तरीन टीवी आया था, ये बड़े बड़े स्पीकर्स उसके अंदर ही, वूफर और पता नहीं क्या कुछ, लेटेस्ट तब का वो बड़ा मॉडर्न और महंगा भी था टीवी था, वो 3-3.5 लाख का। और अमीरों के घर में होता था। और अमीरों के घर में होता था। उनके जी एक वो है डब्बा पैक सील्ड, अभी उसके ऊपर से पन्नी भी नहीं खुली हुई। और एक जनाब 72 इंच की, वो तब कोई प्लाज्मा हुआ करता था। हाँ, प्लाज्मा, एलईडी की बजाय प्लाज्मा हुआ करता था। वो जो 72 इंच का थिएटर प्लाज्मा, वो पड़ा हुआ है। मैं ये चाहता हूं सर कि वो ना, मैं अपनी बेटी, आपकी बच्ची, अच्छा देखें, मतलब मैं आप देखें कहां पे खेल रहा है। हाँ, वो कहां खेल रहा है, हम तफ्तीशें कर रहे हैं और वो खेल रहा है कि इंसाफ की बेटी की शादी होने वाली है। पता है उसे सर, देखे ना, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इन्फॉर्मेशन कहीं सुन ली। हाँ, जाहिर है जेल में था, हवालात में बैठा आ रहा है, तफ्तीशें हो रही हैं, लिख रहे हैं, एक बंदा साइड पे बैठ के लिख रहा है, दूसरा। उसने कहा कि सर मेरी बेटी है, जैसे आपकी बेटी है, मेरी बेटी है, तो उसके जहेज में चला जाए। आप जो मुनासिब समझेंगे, जो मुनासिब समझेंगे, वो आप मेरी बीवी को दे दीजिएगा। हाँ, मैंने तो अब गया लंबा, मैंने कहाँ निकलना है, मेरी तो जिंदगी समझ लें अब जेल में ही कटनी है, तो वो समझेंगे मेरी रोजी रोटी बन जाएगी। हाँ, को 2-4 आने मुझे मिल जाएंगे, वो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। नहीं भी देंगे तो मैंने आपका क्या बिगाड़ लेना है। बिल्कुल सही। तो वो सर आप मंगवा लें, शाहजोर में आ जाएंगे। अब मुझे हुक्म मिल गया कि यार वो शाहजोर भिजवाना है कसूर, तो भिजवा दो, वहां से सामान आ रहा है, कुछ हैवा खरीदी हैं। मैं कहा ठीक है सर, तमील हो गया। मैंने अपने हेड कांस्टेबल से कहा, मैं यार शाहजोर का बंदोबस्त कर लो और उसको बता दो शाहजोर का बंदोबस्त हो गया, किधर भेजना है। वो गया, उसके पास उसने जाके बताया कि भाई वो शाहजोर का बंदोबस्त है। उन्होंने कहा सर शाहजोर का भी बंदोबस्त हो गया। कौन कह रहा है ये? वो कह रहा है जो हवालात में लाल है। उन्होंने कहा जी वो भी बंदोबस्त हो गया। अब सिर्फ आप ये जगह बताइए कि जहां वो सामान उतारना है, हाँ, घर पहुंच जाएगा, जहां पे आपने वो उसको ऑफलोड करना है। मैं उनको कहता हूँ, मैं कहा जी वो ऑफलोड कितने कराना है, लोहाना कितने? उन्होंने कहा वो फलाना, वो हाइट्स है, एक प्लाजा है, हाँ ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन, उनके एक बड़े करीबी दोस्त का था, उसकी बेसमेंट में स्टोर है, हाँ वो पास ही है, वहीं उतरवा दो। ये डीएसपी साहब कह रहे हैं। ये डीएसपी साहब कह रहे हैं। ठीक है। मैं कहा जी ठीक है सर। अब वो सामान आ रहा है, हमने वो जो सिक्योरिटी गार्ड है, चौकीदार है, उसको भी कह दिया हाँ कि सामान आ रहा है, कि सामान आ रहा है तो बड़ी एहतियात से ये उतरवा भी लेना। अब रात गए, वो सामान भी आ गया, वो सामान पहुंच भी गया, वो उतर भी गया।
वो स्टोर में पैक भी हो गया, सामान आ गया। ओके, ठीक। अब जनाब मैं तैश में आता हूँ, साहब बदर के अंदर यार ने हाथ हौला रखो, क्योंकि सामान आ गया ना। अब वो 5 दिन हमारे पास है, हाँ, 6ठे दिन तफ्तीश कहीं और चली जाती है। ठीक है। सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं, सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं। हमारी जिस हद तक थी हम मुकम्मल कर चुके थे। बिल्कुल सही। एक दिन मुझे ऑर्डर आया कि इसको उधर भेज दो, ठीक है। ये वहाँ तफ्तीश होगी। मैंने साहब को बताया, मैंने कहा सर वो बंदा सुबह जाना है, तो वो मैं मिसल विसल मुकम्मल करवा रहा हूँ, तो सामान क्या क्या करना है। उन्हें कहा लिख दो यार, अब इन्वेंट्री में डाल दो। मैं कहा ठीक है सर। मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाया, मैं कहा जा यार जाके वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, एक तो ये कि वो लोड करवा के तो वहाँ पहुँचा दो, हाँ, और दूसरा उनके नंबर शंबर पीछे जो होते हैं सारा कुछ वो रिकॉर्ड के लिए वो ले आओ, मैं उसकी मेमो बना लूँ। वो गया चौकीदार के पास, उन्होंने कहा जी वो सामान ज़रा चेक करवा दो। उन्होंने कहा जी केड़ा सामान, कहा जी केड़ा सामान। उन्होंने कहा जनाब जेड़ा 5 दिन पहले रात नू आया है कसूरों। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं आया, मैं तो बल्कि आप इंतजार करता रहा कि आना है किसी ने, आना है किसी ने, आना है। तो ये इत्तला किसने दी कि सामान पहुंच गया? उसी खुद ही दे रहा है, और उस पे यकीन कर लिया आपने? सारे यकीन कर रहे हैं उस पर। नहीं, चौकीदार से पूछने की जहमत नहीं किया सर मैं कह रहा हूं यही तो देखे ना, अब इसी को तो कहते हैं फ्रॉड। हाँ, माइंड गेम उसने खेली ना, आंखों में धूल झोंक के। इसी को तो फ्रॉड कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। फ्रॉडिया, लालच, तमा नफसानी। तो आप लोगों को सामान नहीं मिला? और गेम सामान नहीं है। हाँ। मैंने बताया, मैं कहा जी कोई शय नहीं आई, मैं अपना मेमो बना दिया। और आप लोग बंदा भी आगे भेज चुके हैं? भेजना है सुबह। अच्छा, भेजना है, सुबह भेजो, कार्रवाई मुकम्मल कर। मैं उसको बुलाया, मैं कह रहा है, कहता सर जी, अब ये डायलॉग सुनने वाला। कहता सर जी तुसी मार दे बॉस हो, तुसी मार दे बॉस हो, मेरे को होर तरीका ही कोई नहीं सी, मैं थोड़ा साहब गंढ लिया। वो मैं क्या कंगलिया, आखिर को ये पता तो चलना था कि सामान है या नहीं, फ्रॉड कर रहे हो। हाँ। तो उन्होंने कहा सर ऐसे ही जिंदगी गुजर गई है, ऐसे ही बाकी मानता भी गुजर जाएगी। यानी पाकिस्तानी नटवर लाल ने पंजाब पुलिस को बेवकूफ बनाया। ये था वो नटवर लाल कि जिसको जेन्युइनली आप एक बड़ा फ्रॉडिया कह सकते हैं। बिल्कुल सही है। और वो ऐसा फ्रॉडिया कि मेरी तो दिलचस्पी होती थी जी तफ्तीश, लितर पौला, रिकवरीज, मैं ज़्यादा इंटरेक्शन रखता नहीं था, ज़्यादा मेल मुलाकात, राह रस्म बढ़ाता नहीं था। तो जो राह रस्म बढ़ाने वाले लोग थे उनके साथ नतीजतन क्या हुआ, ये जो नटवर लाल है भारती, हाँ, भारती नटवर लाल ने भी कुछ इसी नौयत की जो गेम्स हैं वो किए हैं। अब ये अपने वो जो ताजर बरादर है जिनके बच्चों को बढ़ा रहा है, उनको लालच देता है कि बॉम्बे में बेल्स मिल रही हैं औने पौने दामों, ये उस सेठ को कहता है, ये उसका अब दूसरा बड़ा फ्रॉड। हाँ, छोटे छोटे फ्रॉड कर रहा है। एक तो उसने वो किया, अपने हमसाये के बैंक तवाइफों को लूटा, प्रोस्टिट्यूट्स को लूटा, वहां गया, बुकिंग की, उनके कमरे में गया, उनको बेहोशी की अद्वियात पिलाई और उनके जेवरात चोरी किए, उनके मालो असबाब जो जमा पूंजी थी वो चोरी की। ये तो था उसका धंधा। अब ये पहला बड़ा धंधा करने लगा है वो, हाँ, कि बॉम्बे में कपड़ा पड़ा हुआ है, माल शॉर्ट है, ब्लैक मार्केट में है, आपको मैं ये औने पौने दामों को 4.5 लाख रुपए में ले देता हूँ। अब अंदाज़ा लगाइए क्या सिन है, किस ज़माने की बातें हो रही हैं, 36-37 की। 4.5 लाख रुपए का चूना लगाता है। अब ये जो सफ़र है उसका, और ये चूना कैसे लगाता है, ये बज़मी साहब यहाँ से हम अपने अगले प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीरुद्दीन बाबर अमान साहब। नाजरीन, अगले पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि भारती नटवर लाल ने ताजमहल कैसे बेचा, शाही किले की बोलियां कैसे लगाईं और बड़े बड़े सनतकारों और सियासतदानों की आंखों में धूल झोंक कर कैसे माल बनाया भारती नटवर लाल ने। और पाकिस्तानी नटवर लाल का भी किस्सा आपने सुना। यकीनन ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।